हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 11th का स्टडी करते हैं। सेट 1 है और सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक वर्ष में जनगणना की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम्पिटिटिव लेवल का ये क्वेश्चन है। तो भारत में प्रत्येक वर्ष में जनगणना की जाती है, तो कितने साल में जनगणना की जाती है? 2 साल या 5 साल या 10 साल या 1 साल में? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 साल में, यानी प्रत्येक 10 ईयर्स में जनगणना की जाती है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखिए क्या है। मीडियन डिवाइड्स द डेटा इनटू इक्वल क्लास। बताइए कितने भागों में मीडियन डिवाइड करता है? तो मीडियन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। क्या है मीडियन का फॉर्मूला? क्या है? n+1 डिवाइडेड 2। ये कितने भागों में बांटने का प्रयास करता है? तो 2 भागों में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। क्या है? क्या है क्वेश्चन? पढ़िए। कह रहा, ए पर्सन हु कलेक्टेड डेटा इज नोन एज। वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? बताइए। आप कमेंट बॉक्स में जाइए और प्रयास करिए कि हमसे फास्ट आप कमेंट बॉक्स का यूज़ करके जवाब दीजिए। आइए बताइए। तो क्या कहते हैं? गणनाकार। ठीक है, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल 70 से 80, यानी वर्ग अंतराल 70 से 80 का मध्य बिंदु ज्ञात करिए। तो इसका अंतर को आपको फाइंड आउट करनी है। मतलब अंतर तो देखें तो अंतर कितना हो जाएगा, मतलब क्लास इंटरवल कितना होगा? तो 70 से 80 के बीच में, यानी इसका बीच का पॉइंट बनेगा 75। ठीक है, कितना? ऐसे क्लास इंटरवल 10 होता है, बट इसका मिड पॉइंट पूछ रहा है। मिड पॉइंट यानी इसका बीच का वैल्यू। तो 70 और 80 के बीच में इंटरवल 10 है, और 10 का हाफ कितना हो जाएगा? 5। तो कितना मिड पॉइंट हो गया? तो 75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। क्वेश्चन है, डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन आर नोन एज, यानी किसी अनुसंधान के लिए मूल रूप से संकलित समकों के कहते हैं, क्या कहते हैं? बताइए। प्राइमरी डेटा। तो क्या कहते हैं? प्राइमरी डेटा। क्वेश्चन नंबर 6। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ रेंज फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा। हमारे पास डेटा दिया हुआ है, देख सकते हैं। 24, 30, 64, 50, 34 और लास्ट में है 72। ठीक है, इसको फाइंड आउट करना है हम लोग का कोफिशिएंट ऑफ रेंज। फाइंड आउट करिए। तो देखिए, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, यानी कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फार्मूला क्या है, पहले ये जानना है क्या है। तो होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट और हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट। ओके, आइए इसमें हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। तो हाईएस्ट वैल्यू कितना है? 72। और लोवेस्ट कितना है? तो सबसे लोअर वैल्यू कौन सा है? देखिए आप, 24। सबसे लोवेस्ट वैल्यू कितना है? 24। और भागा कर देंगे, यानी कि 72 और 24। यहाँ पे फाइंड करिए। 72 में 24 को माइनस कर देंगे तो कितना बैलेंस बचेगा? बताइए। 8 हो गया, यानी 12 में 4 तो 8 हो गया, और 6 में 2 तो 4। ठीक है, और इसको ऐड कर दीजिए। 4 और 2 6 और 7 8 9, 96। उम्मीद है स्टूडेंट कि आप सभी इसका डिवाइड करेंगे, भाग लगाएंगे और भाग लगाकर बता सकते हैं कि आंसर इसका कितना आएगा। बताइए 6 का।
भाग लगाकर आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट बॉक्स का बार बार इस बात का रिपीट करते कि हम प्रयास करिए कि हमसे फास्ट कैलकुलेट करने का, क्योंकि एग्ज़ाम आपको लिखनी है, हमको नहीं लिखना है एग्ज़ाम। ठीक है, प्रयास करिए। कितना होगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज? देखिए 48 का हम इसका भाग लगा कर बताते हैं तो कितना आ जाएगा। हम मोबाइल का यूज़ कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं, आप लोग खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो इसका हो जाएगा 0.5 आएगा स्टूडेंट्स। कितना आएगा? 0.5। देखिए इसका फर्स्ट में हम लोग अगर प्रयास करें, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जगह बनाते हैं, थोड़ा टाइम ले लेगा। टाइम लेने के लिए हम ये काम नहीं करें। 48 को भागा लगाएंगे तो एक जीरो हो जाएगा सबसे पहले, है ना। एक जीरो बन जाएगा क्योंकि 96 है, 48 है, तो एक जीरो लग गया। 0 पॉइंट हो जाएगा, जीरो, ओहो 0 पॉइंट। अब देखिए बन गया कितना वहाँ पे 480 बन जाएगा। ठीक है, 480 बन गया। 96 को 5 से सॉरी 5 से इंटू करिए। 6 पचे 30, 9 पचे 45 और 45 और कितना 3 48, इतना आएगा। तो कितना हो जाएगा 5। तो लगभग आपका ये आंसर होगा 0.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। बहुत सिंपल है, बताइए इसका जवाब। पूछ रहा है अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला पूछ रहा है, बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, सिग्मा एक्स बाय एन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन बी, मोड। क्योंकि देखिए एवरेज दो मतलब एवरेज का कितना टाइप से, दो टाइप से। कौन कौन सा है? पहला है मैथमेटिकल एवरेज, दूसरा है पोजिशनल एवरेज। तो पोजिशनल एवरेज के अंतर्गत कौन सा है? तो मीडियन और मोड है। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे यही चीज़ को पूछा है, सेंट्रल टेंडेंसी में कौन आ जाएगा? ये है पोजिशनल एवरेज कहते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, आइए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है क्वेश्चन, पढ़िए। पूछ रहा है फादर्स ऑफ स्टैटिक्स। याद रखिएगा, यहाँ पे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं पूछ रहा है, वरना बहुत ऐसे बच्चे हैं कि एडम स्मिथ को मारेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गॉड फ्राइडे आकिनवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कह दो चरों के बीच पारस्परिक संबंध को प्रकट करने वाले चित्र को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। माध्य कहते हैं, विक्षेप चित्र कहते हैं, या मानचित्र कहते हैं, या मीडियन कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी, विक्षेप चित्र कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है 11, बताइए इसका क्या होगा। किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं? इसका तो जवाब सही ही आना चाहिए 100% सभी स्टूडेंट्स से। जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उम्मीद है कि सभी का ये जवाब सही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ग्राफ लगातार फर्स्ट क्लास से ही, 1 क्लास से ही हम लोग ग्राफ बनाते आ रहे हैं। कितने चरण में मतलब कितने भागों में ग्राफ का पार्ट बनता है? तो ऑप्शन नंबर डी, 4 पार्ट में। ठीक है, चलिए इसका आप लोग पढ़े होंगे क्वेश्चन नंबर 12। द फार्मूला ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी यहाँ पे इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। तो इंडेक्स के लिए जो फार्मूला 5 है लगभग, यानी मार्शल है, फिशर मेथड है, तो कौन सा यूज़ होता है यहाँ पे देख सकते हैं, ये फार्मूला हम लोग का अप्लाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, बहुत सिंपल यहाँ पे है, इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं, पढ़े होंगे। देखिए कन्फ्यूजन का हम क्वेश्चन है, बट इसका जवाब उम्मीद है कि आप इसका सही देंगे जवाब। क्या है? द n/4 आइटम ऑफ अ सीरीज इज, है ना, यानी n बाय जो 4 है, n/4 ये कब यूज़ होता है? यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वार्टाइल में कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1,
सेकेंड क्वार्टाइल में, थर्ड क्वार्टाइल में या फोर्थ क्वार्टाइल में? समझिए इस चीज़ को। देखिए क्वार्टाइल यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो क्वार्टाइल में हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं n/4। बहुत ऐसे बच्चे यूज़ कर देंगे 4 क्वार्टाइल होगा सर, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, जब भी हम लोग क्वार्टाइल चैप्टर को पढ़े थे तो क्वार्टाइल का मतलब हो गया कि 4 भागों में बांटना, तो n/4 हो जाएगा इसका। ठीक है, फार्मूला क्या हो जाएगा, n/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वार्टाइल निकालने के लिए फार्मूला क्या हो गया, n/4। ठीक है, यानी क्वार्टाइल का फार्मूला ही क्या होता है, n/4 होता है। ये नहीं कि यहाँ पे फोर्थ क्वार्टाइल निकालना है तो यहाँ पे 4 है तो ये 4 वाला जवाब दे देंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो फर्स्ट क्वार्टाइल, यानी n/4 यूज़ हो रहा है तो क्वार्टाइल 1 निकालने के लिए, प्रथम क्वार्टाइल के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, आइए क्वेश्चन क्या है 14 में, कर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ आइटम टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन। समग्र के एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए, जनगणना या निर्देश या राज्य या प्रश्नावली? क्या कहते हैं बताइए, इसका जवाब क्या होगा? तो क्या कहते हैं, सैंपल। क्या कहते हैं इसका, सैंपल, यानी प्रदर्श, प्रतिदर्श। ठीक है, नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। आइए 15 क्या है, करा विच ऑफ दिस वेरिएबल आर डिस्क्रीट। निम्न में से कौन सा चर खंडित है, वेट या ऊंचाई यानी हाइट या नंबर ऑफ स्टूडेंट? तो इसका सिंपल जवाब है नंबर ऑफ स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करहू गिव द वेलफेयर ओरिएंटेड डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। बताइए, यानी किस अर्थशास्त्री ने कल्याण संबंधी परिभाषा प्रस्तुत किया था? तो फिर इसका आप लोग जवाब कहीं एडम स्मिथ को मत मारना, क्या होगा, तो मार्शल। इसका कौन सा हो जाएंगे, मार्शल, एल्फ्रेड मार्शल। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या क्वेश्चन में कर रहा है, तथ्यों को उनकी समानता एवं विशेषताओं के आधार पर क्रमबद्ध करने की क्रिया है। क्या है बताइए, संकलन है या विचरण है या वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन या निजीकरण है? इसका जवाब तो भी हमारे, आई होप कि आप इसका जवाब सही देंगे। बताइए क्या होगा, क्लासिफिकेशन, मतलब जो वर्ग में बांटता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन करता है किसी भी चीज़ को। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, तथ्यों को, जो डेटा है को उनकी समानता विशेषताओं के आधार पर, मतलब जैसे कैरेक्टर के आधार पर बांटा जाता है, यानी उसको क्या किया जा रहा है, क्लासीफाई किया जा रहा है, सिंपल इसका जवाब है। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन किया जाता है। समानता व विशेषताओं के आधार पर क्रमबद्ध करना यानी क्लासिफाई करना क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। नहीं, अब स्कूल में देखते होंगे सभी कैरेक्टर के आधार पर, यानी कोई अगर 1 क्लास का बच्चे तो उसको 1 क्लास के रूम में रखा जा रहा है, कोई 10 क्लास का बच्चे तो उसको 10 क्लास के रूम में रखा जा रहा है। ठीक है, कैरेक्टर के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में इसी बात का चर्चा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका जवाब दीजिए आप लोग। एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण क्या है? इसका तो जवाब आप जानते होंगे, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। पढ़े होंगे तो इसका जवाब आप जानते होंगे, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 18 था, मतलब एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण, मतलब एक अच्छे प्रश्न की क्या पहचान है? तो सरलता होना चाहिए, प्रश्नों का उचित क्रम होना चाहिए, है ना, प्रश्नों का सीमांत संख्या होना चाहिए, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन होना चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, है ना, प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए क्वेश्चन। तो ये सब तरीका है, मतलब ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दिस यानी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, क्या है क्वेश्चन में बताइए, कर किस अर्थशास्त्री के अनुसार अपकिरण
पदों के विचरण का माप है, यानी अकॉर्डिंग टू विच इकोनॉमिस्ट डिस्पर्सन इज द मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ द आइटम। बताइए इसका, कहीं फिर इसका जवाब आप लोग मार्शल ना मार दे, इसका जवाब आप लोग दीजिए। बहुत ऐसे स्टूडेंट जवाब इसका सही ही दे रहे हैं या देंगे। गुड, ऑप्शन नंबर बी पौले। चलिए बहुत अच्छा। अब इसका सॉल्यूशन आप लोग करके दीजिए, इसका सॉल्यूशन आप लोग करके दीजिए। यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन हो पाएगी तब तो। देखिए सॉल्यूशन चलिए करते हैं हम लोग। आप लोग भी इसका सॉल्यूशन यानी इसका आंसर फाइंड करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए हम करके बताते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा। देखिए इसका सिंपल से हम फाइंड आउट कर दे रहे हैं। जो यहाँ पे मार्क्स दिया हुआ है वो उसको हम लोग क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। यानी मिड पॉइंट को x मानते हैं, 0 से 10 है और यानी L1 और L2 है। देखिए L1 कितना है 0 और L2 है 10, दोनों को हम भाग लगा देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 5 और अगला में हो जाएगा 15 और नेक्स्ट में होगा 25, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी हो गया मेरा, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट को फ्रीक्वेंसी मान रहे हैं। अभी फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे लिखते हैं 2, 3 और 5, ये हो गया। मल्टीप्लाई करिए, x और f हो जाएगा, fx, सॉरी इसको हटाइए, हट गया fx। ओहो, चलिए fx इक्वल टू है कितना 10, 5 तिया सॉरी 15 तिया 45 और 25 बचे 125 हो गया, ठीक है। अब इसको ऐड करिए, ऐड करने के बाद कितना आएगा, जोड़िए 125 और 145 कितना हो जाएगा 70, 170 और 10 180, कितना आ गया स्टूडेंट 180। और फ्रीक्वेंसी ऐड करिए तो 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, ठीक है। 10 से इसको भागा लगा दीजिए, कितना आ गया 18। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। चलिए इसका पढ़िए, क्वेश्चन क्या है, कह रहा जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसे वर्ग कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बताइए। अपवर्जी यानी एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव या कमुलेटिव या नॉन ऑफ दिस, बताइए इसका क्या कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इंक्लूसिव कहलाता है, ठीक है, इंक्लूसिव कहलाता है। चलिए 22, इसका जवाब तो आना चाहिए आप सभी से, क्या होगा मोड इक्वल टू 16 है और मीन इक्वल टू 20, फाइंड द मीडियन। इसका फार्मूला क्या होता है, मोड इक्वल टू, एक ही फार्मूला हम लोग जानते हैं, इसी से सभी का फाइंड हो जाएगा। थोड़ा इसका ऊपर लिखते हैं, क्या हो जाएगा मीडियन। मोड इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, सिंपल फार्मूला है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फार्मूला हो गया। अब वैल्यू को पुट करिए, देखिए यहाँ पे मोड इक्वल टू है 16 इक्वल टू 3 मीडियन, मीडियन तो फाइंड करना है नहीं है, और 2 मीन, या 2 मीन इक्वल टू कितना है 20, 16 3 मीडियन और 40 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये 40 को हम लोग इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 40 इक्वल टू 3 मीडियन होगा। यहाँ पे फाइंड करते हैं, 40 और 16 को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 56, 56 और भाग लगा देंगे 3 से, कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पे भाग लगाते हैं, यहाँ पे जगह बना रहे हैं थोड़ा, लो यहाँ से जगह बन गया, कितना आ जाएगा 3 एकम 3 है ना, और कितना बन गया फिर ये 26।
8 3 का 24, ठीक है, 24 हो गया, 2 बैलेंस बचा, और 3 5 15, 3 6 18, 3 6 18 यानी 18.6 आ रहा है, ठीक है, कुछ आएगा इसी तरीके से 6 आएगा, यानी आंसर में हम लोग का स्टार्ट होना चाहिए 18 पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए 18.6। आइए ऑप्शन देखिए, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी ये 18.6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। क्वेश्चन क्या है पढ़िए, द टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर आर, निर्देशांक के प्रकार है, कौन सा है बताइए, जवाब दीजिए इसका आप लोग, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, या होलसेल प्राइस इंडेक्स, या इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है, सभी का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ग्राफ ऑफ कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज नोन एज, वह ग्राफ जो संचय आवर्ती वितरण को दर्शाता है, बताइए इसका जवाब क्या होगा। तो तोरण चित्र, या आयत चित्र, या दंड चित्र, या पाई चित्र, क्या होगा बताइए। तो चलिए बिल्कुल सही है, तोरण चित्र, गुड, तोरण चित्र। देखिए कमेंट बॉक्स आप ही के लिए बनाया गया है, यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए ही बनाया है कि आप लोग कमेंट करके जवाब दें, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थापित है, कहाँ स्थापित है, इसका जवाब तो आप जानते हैं, कोलकाता। कहाँ पे स्थापित है, वेयर इज इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट लोकेटेड, कहाँ है, तो कोलकाता में है। चलिए सेक्शन बी अब हम लोग सॉल्व करते हैं, सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी क्या है, सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ दिस इज अ कैश क्रॉप, यानी इनमें से नगद फसल कौन है, तो इसका तो आप लोग जानते हो, ऑप्शन नंबर कॉटन, कौन सा हो जाएगा, कॉटन। चलिए नेक्स्ट है 27, करें विश्व बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो बताइए विश्व बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है। 27 बताइए, ऑप्शन नंबर डी, IBRD के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसका जवाब भी आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे, बैंक में चैप्टर है बैंकिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के समता हिस्सों को निजी क्षेत्र के हाथों बेचता है, कहलाता है, क्या कहलाता है, करे द प्रोसेस वेन द गवर्नमेंट सेल्स ऑफ इट्स शेयर कैपिटल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू द प्राइवेट सेक्टर। मतलब कह रहा है यहाँ पे कि जो प्राइवेट सेक्टर, ये पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट क्या कहलाता है, तो आप जानते हैं क्या कहलाता है, डिस इन्वेस्टमेंट कहलाता है, क्या कहलाता है, डिस इन्वेस्टमेंट कहलाता है गवर्नमेंट के लिए, ये इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाता है, डिस इन्वेस्टमेंट कहलाता है। 29 नंबर बताइए, नेक्स्ट है क्वेश्चन 29, द प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मानव पूंजी निर्माण में बाधा है, क्या बाधा है, देखिए बढ़ती जनसंख्या, ये भी है, ये भी है, शिक्षा का निम्न स्तर, ये भी है, सबसे बड़ा देखिए तीनों का जो समस्या है एक मानव के लिए, ये तीनों समस्या है, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, क्या है क्वेश्चन, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत है, तो इसका हो जाएगा कॉमर्शियल सोर्स, नॉन कॉमर्शियल सोर्स, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों, इसका दोनों होता है सोर्सेस। नेक्स्ट है 31, नेक्स्ट है 31, पढ़िए क्वेश्चन, आप लोग भी पढ़िए,
वरना आप लोग आराम करना स्टार्ट करेंगे। पढ़िए क्वेश्चन को, क्या है। सरकार द्वारा जो कर व्यक्ति की आय पर लगाई जाती है, इसका जवाब तो 100% आप लोग सही देंगे। प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स। क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स। जो पर्सन के ऊपर चार्ज होता है उस टैक्स को क्या कहते हैं, तो इनकम टैक्स कहते हैं। ओके, यानी डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इंडस्ट्रीज कम्स अंडर अ स्मॉल एंड कुटीर इंडस्ट्री, यानी निम्न में से कौन सा उद्योग लघु एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। छोटा उद्योग किसके अंतर्गत आता है, तो लोहा एवं इस्पात उद्योग, या जहाज निर्माण, या फिर सीमेंट उद्योग। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर बताइए, इसका क्या होगा, डी, हस्तकरघा। हस्तकरघा ना, हस्तकरघा। चलिए ठीक है। 33 नंबर, गरीबी रेखा का संबंध है, पोवर्टी लाइन इज रिलेटेड टू। गरीबी रेखा का संबंध है तो किससे बताइए, सापेक्ष निर्धनता या निरपेक्ष निर्धनता, दोनों होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका। तो इसका सिंपल जवाब है निरपेक्ष निर्धनता। क्या होगा, निरपेक्ष, सॉरी, निरपेक्ष निर्धनता। क्या हो जाएगा, निरपेक्ष निर्धनता। 34 नंबर क्वेश्चन, पढ़िए क्वेश्चन, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, कृषि साख के गैर संस्थागत स्रोत है, कौन सा है, नाबार्ड, या व्यवसायिक बैंक, या क्षेत्रीय बैंक यानी रीजनेबल बैंक, या महाजन या ट्रेड। तो कौन हो जाएगा, ट्रेडर्स। ट्रेडर्स हो जाएगा। कृषि साख के गैर संस्थागत स्रोत कौन है, तो ट्रेडर्स। 34 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 35 है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, व्हाट आर द टू कैटेगरीज इनटू विच इंफ्रास्ट्रक्चर्स इज डिवाइडेड। आधारिक संरचना के दो प्रकार कौन सा है, बताइए, सामाजिक एवं राजनीतिक, या सामाजिक एवं तकनीकी, राजनीतिक एवं आर्थिक, या सामाजिक एवं आर्थिक। बताइए इसका। तो इसका सिंपल है सामाजिक एवं आर्थिक, यानी सोशल एंड इकोनॉमिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, CFC का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, स्टैंड फॉर, बताइए बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सिंपल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछी जाती है कंपटीशन में। क्या है क्वेश्चन, देखिए कर है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, यानी द ड्यूरेशन ऑफ 12th 5-year प्लान वास। कब ये मतलब 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब स्टार्ट हुई थी। तो ये जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट आर। कृषि साख के साधन है तो भूस्वामी, या व्यवसायिक बैंक, या ग्रामीण बैंक, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका संसाधन जो है ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कारण निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोग कहाँ अनुपात। इसका जवाब तो 100% क्या है हो जाएगा, भारत। चीन होगा ही नहीं, रूस होगा नहीं, US होगा नहीं, ये सब मतलब विकसित देश है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नोन एज नवरत्न। नवरत्न क्या है? तो क्या प्राइवेट है? नहीं। ऑप्शन नंबर बी लग रहा है सार्वजनिक उपकरण है। क्या ये? सभी के यूज के लिए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, पढ़िए। एक ऐसी स्थिति जिसमें श्रमिक वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने को तैयार है परंतु उसे काम नहीं मिलता। When a labor does not get employment opportunity despite his willingness to work at the existing wages rate। बात को समझे, मतलब वह एम्प्लॉय जो वर्तमान जो रेट है उस पर काम करने के लिए तैयार है बट उसे काम नहीं मिलता, तो क्या बोलते हैं? सिंपल है, अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेरोजगारी। क्या बोलते हैं? बेरोजगारी। 42 नंबर, करे द चिपको मूवमेंट एम्ड एट प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट इन द। चिपको आंदोलन का उद्देश्य किस वन का संरक्षण था? तो इसका जवाब आप लोग कंपटीशन में अब ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो जाएगा हिमालय। हिमालय, ठीक है। किस वन को संरक्षण करने के लिए लोग जो है चिपको आंदोलन चलाए थे? तो हिमालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन, द डिफरेंट इन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट ऑफ एनी कंट्री इज नॉन एज। किसी देश के आयात एवं निर्यात के अंतर को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? तो इसका ऑप्शन नंबर ये है, हो जाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या कहलाता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड। 44 नंबर, इसका भी आप जवाब देंगे आप लोग। नरेगा पढ़े हैं ना? नरेगा में कितना दिन लोगों को काम करने के लिए ड्यूरेशन मिलता है? तो 100 दिन। ओहो, ये क्या हो जा रहा है? कितना दिन? तो 100 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनोन्मूलन का परिणाम है वायु प्रदूषण या जैव विविधता क्षरण या भूमि अवनति या इनमें से सभी। बताइए 45 का। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन कैपिटल कंसिस्ट ऑफ, यानी मानव पूंजी में सम्मिलित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा श्रमिक और उद्यमी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, SHG एक है, यानी SHG इज क्या हो जाएगा? सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसका यही होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। नेक्स्ट है 48, बताइए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज इंक्लूडेड इन द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। निर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सम्मिलित होता है? तो मतलब किस, यानी प्राइमरी में या सेकेंडरी? तो इसका जानते हैं आप लोग, मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी में आता है। 49 नंबर, एक सूचक जो किसी देश के मानव विकास को मापता है, इसका भी आप लोग जानते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट यानी HDI। ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय किस देश में अधिक है? ये तो आप लोग 100% जानते होंगे, चाइना विकसित देश है। चलो आई होप कि आप सभी को ये सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ में आया होगा और मैंने समझाने का प्रयास किया, बहुत ही इंटरटेनमेंट तरीक़ा से पढ़े हम लोग, ठीक है। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझे होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट सेट के साथ मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में कौन सा सेट लाएं, किस सब्जेक्ट पर लाएं, आप उसके लिए ज़रूर कमेंट करिए कि किस सेट पर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं। चलिए तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।